वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे, आपसे मिलवाएंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से हमारे दूसरे गेस्ट हैं राना गुलजार ताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, पीएसपी से हमारे साथ हैं डॉक्टर सफ़ान मलिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा जी, नाम का बड़ा इशू हो जाता है, मैंने बड़ा सही तरह करके नाम लिया, क्योंकि होता है अमूमन नाम अगर आप सही ना लें तो अच्छा नहीं लगता कि नहीं मेरा नाम ये नहीं ये, और नाम इसलिए बिल्कुल सही लेना चाहिए क्योंकि नाम का शख्सियत पर बड़ा असर होता है। अच्छा जी, जीत गए जी आप लोग, बहुत बहुत मुबारक हो, जीत की खुशी बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जनाब आपके चैनल का, आपका कि आपने बुलाया। देखिए, सबसे पहले तो आज खराज तहसीन पेश करते हैं। यकम मई है, शगाव के उन मज़दूरों को जिन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी है, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरी बात, बल्दिया टाउन की आवाम को मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया और उनको एक भारी जिम्मेदारी उन पर डाली, हम पर डाली कि उन्होंने हमें वोट दिया। उनके शुक्रगुजार हैं और चेयरमैन साहब भी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी उन्होंने हमारे कैंडिडेट को कामयाब किया। तो ये वहाँ की आवाम की मेहरबानी है कि उन्होंने हम पे एतमाद किया, वोट दिया। जहाँ तक बात आपने कहा, बहुत सी पार्टीज़ जो हैं जिनकी अपनी रिजर्वेशन हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में जाएं, वो अपनी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने वहाँ जमा कराएं। ऐसी कोई बात नहीं है, धांधली या ऐसी तो कोई बहुत चीज़ें नज़र नहीं आई। और अगर ऐसा होता तो जहाँ तक बात अभी कुछ दोस्तों ने कही कि जी कैंडिडेट तीसरे नंबर पे थे और फिर वो फर्स्ट पे आ गए। देखिए, जब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं, पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशनों से जो रिपोर्टें आती हैं, तो उसमें जाहिर है कि वो फर्स्ट वाला सेकंड या मतलब इस तरह से चलता है, जिस तरह से पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टें आती हैं वहाँ से टर्न आउट आता है। तो ऐसी कोई बात तो नहीं है कि जी कोई रह गई या कोई इतना हो, तो ऐसा तो नहीं है। पर इल्ज़ामात तो लगाए जा रहे हैं। देखिए जी, इल्ज़ामात की जहाँ तक बात है तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना हक है, वो कहे, हम उनको ये नहीं कहते कि आप इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं। अगर कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं और उनको आगाह करें, उनको तहरीरी दरख्वास्त दें और जो जैसा वो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है जी, इनसे भी इस पे बात करते हैं। ये धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इसमें मैं अपना जो कमेंट इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये कि कादर ख़ान मंदोखिल साहब यहाँ से इलेक्ट हुए और इसकी इस NA 249 की 2018 में हिस्ट्री ये है कि ये विनिंग कैंडिडेट जो इस बाई इलेक्शन में यहाँ पर जीते हैं वो 2018 में 7वीं पोजीशन पर थे, 7वें नंबर पर थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन 3 सालों में ऐसी अजब क्या पीपल्स पार्टी ने परफॉर्मेंस दी, इस पर हम बड़ा सब बल्कि पूरे कराची में और खुसूसन बल्दिया के लोगों को भी अब तशवीश है कि ऐसी ख़ास कोई परफॉर्मेंस दी गई कि 3 साल के अंदर जनरल इलेक्शंस में जिस जमात ने 7000 वोट लिए थे, बाई इलेक्शन में वो 16000 तक पहुंच गए। तो ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पहली बात, 7वें नंबर पे आने वाला कैंडिडेट फर्स्ट नंबर पर आ गया। एक तो ये बात हुई कि ये बड़ा एक मिसमैच सी फिगर्स लग रही हैं, जो भी देख रहा है वो जरा सा कंफ्यूज ही है, घबराया हुआ है। कि आप लोगों को समझ आ गई हो कि मतलब पीपल्स पार्टी पे ज्यादा भरोसा है, यही कुछ कर हो सकता है 3 साल में हो सकता है 3 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म इतना ज्यादा कर दिया हो कि लोगों ने कहा कि नहीं भाई इनको इलेक्ट के बगैर तो गुजारा ही नहीं, ये तो हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि धांधली की जहाँ तक बात है, तो देखें, एक तो पॉइंट ये होता है कि जब आप इलेक्शन हो गए और आप कोई पॉइंट रेस करें, ये एक सिचुएशन है। मैं आपको सिलेक्शन के बारे में ये अवेयर करूं कि दोपहर 2 बजे हमारी पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हसन साबिर भाई ने जब एक पोलिंग स्टेशन का दौरा किया तो वहाँ ये सिचुएशन थी कि वहाँ फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दोपहर 2 बजे ही सारे पोलिंग एजेंट से साइन ले लिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी है कि जब रिजल्ट आएगा पोलिंग एजेंट उसे अपनी आंख से देखेगा, उसके बाद उसमें फॉर्म 45 पे साइन करेगा। दोपहर 2 बजे वो साइन करके, ये तो एक सिचुएशन हुई एक पोलिंग एजेंट्स की। उसके अलावा एक सूरत हाल जो बहुत ज़्यादा देखने में आई अमूमी तौर पर कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के
एक पोलिंग एजेंट कुछ अमाउंट ऑफ मनी के साथ, ये मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर चली हैं सारा दिन ना, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसों के साथ वो उस पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उन्होंने कुछ पैसे देने की कोशिश की, जिस पे उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस वक्त जो भी रेंजर्स वहाँ पे तैनात थी, पुलिस तैनात थी, उसको रिपोर्ट किया और उसके ऊपर सर्टेन लेवल ऑफ इंक्वायरी होती रही। अच्छा, तो देखें इस इलेक्शन में सिंध हुकूमत ने अपनी स्टेट मशीनरी यूज़ करी और डेफिनेटली कुछ जो धांधली की हम बात कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, इस इलेक्शन पर एक शब खून मारने की कोशिश की गई। ये बातें हम इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद नहीं कर रहे हैं, ये बातें हमने विद इन द इलेक्शन, जब दोपहर 2 बजे ये वाला वाकया हुआ तब भी हमने इसको हाईलाइट किया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने रिटर्न दरखास्त दी कि ये क्या ज़्यादती है कि भाई अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन ले लिया, क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक एजेंडा था। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जो इनके अपने कैंडिडेट थे, सारे दिन ये खबर चलती रही कि वो असला लिए, सिविल लिबास में अपने साथ लोग लेकर असला लेकर उस इलाके में फिरते रहे, उसका दौरा करते रहे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाते रहे। तो हर स्टेज पर, और सिंध हुकूमत की मातहत सिंध पुलिस वो हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी रही और इस इलेक्शन को बज़ाहिर बिल्कुल कम्प्लीटली एक मजाक बना दिया गया। और इसके रिजल्ट्स जो हैं ऑब्वियसली वो भी एक हैरान कुन भी हैं और बहुत ज़्यादा मजाया खेज भी हैं कि जिस तरह लोगों के वोट को एक्सप्लॉइट किया गया कि 7% तक पहुंचने वाली जमात को 22% तक उसने जो है वो परफॉर्म कर दिया। तो सारा दिन ये एक्टिविटीज़ होती रही, मिलजुली कैफियत थी, इस इलेक्शन को कम्प्लीटली धांधली ज़्यादा कर दिया गया। अच्छा ये बताएं, ये तो अभी सुनने को पास ही आपको मिल रहा है कि असला लेके भी घूम रहे हैं, पैसे की ऑफर भी कर रहे हैं, साइन भी 2 बजे हो गया, तो ये तो मतलब जो चीज़ें ये गिनवा रहे हैं उससे तो फिर वो धांधली जाहिर होती है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे इन बातों पे? देखिए, वो मैं तो ये जुमला कहूँगा इस पर कि जब जिस शख्स को अपनी एतमाद नहीं होता अपनी सलाहियतों पे और आवाम पर, तो वो पहले से ही ये प्लानिंग कर लेते हैं और वो अपने बयानात दागना शुरू कर देते हैं कि जी ये हो गया और वो हो गया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। जहाँ तक बात की असले की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई भी अस्करी विंग नहीं है और ना पीपल्स पार्टी ये लाठी गोली पर यकीन रखती है। और जहाँ मीडिया गवाह है, आप देख सकते हैं मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मीडिया पर क्या कुछ कहा कि मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ, एजेंसियों के सामने उन्होंने कहा है। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? भाई आप अवामी आदमी हैं, आप एक पार्टी के हेड हैं, आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि जी जिस पार्टी से हम आए हैं जो कुछ वो करते थे फिर हम वही दोबारा से शुरू कर दें। तो देखिए, आवाम को डराया जा रहा है। पहले भी अगर वहाँ पर साबका लोगों ने वोट लिया तो आवाम को डरा के धमका के वोट लिया, आज़ादी से वोट नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम से हमेशा रिक्वेस्ट की है और उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, बल्दिया की आवाम के शुक्रगुजार हैं। कादिर बंदूक खेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के सिपाही हैं, वो वहाँ पर डिलीवर करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे भी वहाँ पर अपना काम कर रही है। तो जो लोग भी, जिनको भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि जी दोपहर ही में ही फॉर्म 45 साइन कर लिए गए थे, तो आपकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करे। आप बिल्कुल जो जिस पार्टी को जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाए और इलेक्शन कमीशन में जाकर अपने जो भी उनकी रुदात है वो पेश करें और उस पर कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप बात करते हैं कि असला बरदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों को मार दिया गया, किसी के पास कभी असलाह नहीं मिला। साबका दौर में आपके ही सरबराह उस पार्टी में मौजूद थे, उस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सड़कों के ऊपर
खून में नहलाया गया, हमने तो कभी भी इल्ज़ाम नहीं कहा। आज भी आपके सरबराह जो है वो तरह तरह के अल्फाजात टीवी पे आके कह रहे हैं, तो इस बात से उनकी उन बातों से इस बात की गम्माजी होती है कि वो ये इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि जी हमें जो हमारा एक अस्करी विंग है उन लोगों का, तो वो फ़ाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। हमने हमेशा मजम्मत की है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा विंग है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम न क्रिमिनल लोगों को पसंद करते हैं, हमने हमेशा सरकूबी की है क्रिमिनल लोगों की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न धांधली पर यकीन रखती है, अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये चीज़ें हमें फिल्मों में ही नज़र आती थी। मैंने जब भी फिल्में देखी, इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको असला लेके लोग घूमते हुए भी नज़र आएंगे, पैसे देते हुए भी नज़र आएंगे, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फिल्मों में देखी थी। पर आज तो मैं सामने सुन रही हूँ कि यही वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, और साथ साथ धांधली की बातें हो रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि बड़े सख्त अल्फाज मुस्तफ़ा कमाल साहब आके सामने मीडिया पे बोलते हैं और सुना भी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो भाई से थोड़ा सा मैं इनको ज़रा सा करेक्ट करता चलूँ कि ये जितनी बातें मैंने की है ना, ये मेरे कोई तज्जिए नहीं है, ये हकीकत पर मबनी फैक्ट्स हैं जो टीवी पर सारा दिन चलते रहे। मुझे नहीं पता इलेक्शन डे ये कहाँ थे। अगर ये हल्के में होते तो ये सारी खबरें, और टीवी देख रहे होते सारी खबरें वहाँ पर चलती रहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये जो इन्होंने कहा मेरे लीडर के बारे में कि वो इस तरह बात कह रहे थे, तो इनको मैं ज़रा, इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की, मैं इनको कंप्लीट वो इवेंट कोट कर दूं। वो इवेंट ये था कि उस दिन, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों ने, हमारा एक जलसा चल रहा था वहाँ के एक रेनाउंड एरिया में, वहाँ पर उन्होंने हमारे स्टेज के पीछे आकर नारेबाजी शुरू कर दी और अपने गाने चलाना शुरू कर दी। हालांकि ये बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है कि किसी का कहीं पे जलसा, क्योंकि हमने ये माजी में हरकतें की नहीं है ना हाल में हम इन सब हरकतों पर, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। उन्होंने बिल्कुल एक अनार्की क्योस फैलाने के लिए ये सारे काम किए, हमने उसको इग्नोर किया। ये हुआ एक दिन पहले का वाकया। उसके नेक्स्ट डे हमारी रैली पर पीपल्स पार्टी के जो भी एक गुंडा अनासिर थे, उन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं, स्ट्रेट फायर। ये फैक्ट्स मैं अब इनको क्लियर कर दूं। और जिस वीडियो का ये जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो एक रिटेलिएशन में बनी हुई वीडियो थी। आप क्या समझ रहे हैं कि जिस जमात के दफ्तर पर आप स्ट्रेट फायर करेंगे, और वहां पे, और उस वीडियो का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं कि उसमें मुस्तफा भाई ये कह रहे हैं कि हमने 5 साल में एक पत्थर भी नहीं उठाया, एक पत्थर भी नहीं मारा। आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आप किसी की जमात पर, कारकुनों पर, निहत्ते लोगों पर आप फायरिंग करेंगे, हमलावर होंगे, तो क्या वो जबान से उस पर रिटेलिएट भी नहीं करेंगे? आपका एक्शन आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक एक्शन आया, उसका हमने रिएक्शन दिया। रिएक्शन कुड बी मोर और लेस, लेकिन हमारे रिएक्शन में कहीं एक पत्थर भी नहीं मारा गया। एक वीडियो आपको नहीं मिलेगी जहां हमारे कारकुनों ने किसी को पत्थर भी मारा हो, किसी को गाली दी हो, किसी के ऊपर असला ताना हो। हम तो निहत्ते लोग थे, हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर की गई, हमारे ऑफिस के ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया, हमारे कारकुनों को जख्मी किया गया, घायल किया गया, हमारे कई कारकुन जख्मी हुए उस झगड़े के अंदर, मारा गया, पीटा गया, और एक झगड़े की फिजा कायम की गई। वहां पर हमारे उस इवेंट के बाद हमारे पार्टी के सदर अनीस कायम खानी साहब, हमारी पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल, दे बोथ वर स्टैंडिंग अलोन, और वहां पर खड़े होकर ये सारी बात हमने उसकी प्रॉपर्ली एफआईआर भी दर्ज कराई। एजेंसी के साथ हमने, जो भी उस वक्त रेंजर्स वहां पर मौजूद थी, उनसे भी हमने अपनी शिकायत दर्ज करी, और हम वहां पर तहम्मुल के साथ, अमन के साथ खड़े रहे। एक बहुत बड़ा क्योस उस दिन खड़ा हो सकता था, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने इवेंट किया। और दूसरी बात, ये मैं आपको एक, ये तो हुई जो वहां इवेंट हुए, मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ ये बात। देखिए, मुझे तो जान ना अल्लाह को देनी है ना, मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ कि जब मैं अपने दफ्तर जा रहा था, मैं उस वक्त यूसी ऑफिस में था, यहाँ मेरी गाड़ी जिस जगह पर खड़ी हुई थी, वहां सामने से 5-6 डबल केबिन गाड़ियां आई हैं। अच्छा। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में मौजूद, मेरे बराबर, अपनी आंखों से, मैं फर्स्ट हैंड, मैं बाखुदा, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद दिस ओपिनियन, मैं बैठा था गाड़ी में, मेरे बराबर में हमारी पार्टी की मरकजी रुकन बिल्किस मुख्तार और डॉक्टर नईम, हमारे पार्टी के एक जिम्मेदार है, हम 3 लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। 5 डबल केबिन आकर रुकी। आप यकीन माने, मैं अपनी आंखों देखाल बता रहा हूँ, कुछ साथी उसमें से उतरे, उनके हाथ में क्लैशन कोवे और डिफरेंट किस्म का असला था, जदीद असला, और उन्होंने मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने हवाई फायर उन्होंने किए। मैं, जाहिर सी बात है, मेरे लिए सिचुएशन अनयूजुअल थी, मैं घबरा गया कि क्या चल रहा है। हाँ, और आप यकीन माने, विद इन अ शॉर्ट्स, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ, इलेक्शन से एक दिन पहले की बात, कई उसमें काफी लोग मौजूद थे, गवर्नमेंट की गाड़ियां उनके साथ चल रही थी, डिफरेंट किस्म के लोग थे, यानी गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स की डबल केबिन चल रही थी, जो कि इलेक्शन के कमीशन के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। और एक ही कुछ सेकंड्स के अंदर कई लोगों ने अपनी कमीजें ऐसे उठाकर उसमें से असला निकाला। ये मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। और उस घबराहट के आलम में मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स करी और जैसे तैसे गलियों में डालकर मैं वहां से निकला हूँ। तो ये पोजीशन थी जो मैं आंखों देखा। ये मैं आपको ये वो बात है जो मैं टीवी की न्यूज नहीं बता रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना क्योस वहां पर फैलाया गया, असले का इस्तेमाल किया गया।
और जो रिटेलिएशन है, जाहिर सी बात है जब आप किसी की दफ्तर पर इतना स्ट्रेट फायर करो तो सामने वाला तो बात करेगा ना, रिटेलिएशन करेगा। तीसरी बात इन्होंने जो की कि भाई पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी और उसकी बात की, देखिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पीपल्स पार्टी क्या कारकर्दगी थी। बल्दिया आप कभी जाने का इत्तेफाक हो तो आप जाकर देखें कि बल्दिया में आज सड़कें मौजूद नहीं है, पानी का आना एक मसला नहीं है, पानी की लाइनें ही नहीं वहां मौजूद नहीं है। 13 साल से सिंध हुकूमत वहां पर मौजूद है। इस सिंध हुकूमत ने कागजात पर 8,342 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। अच्छा। और इन इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करने के बाद आज भी मेरे भाई बराबर बैठे हैं, ये मुझे कोई यहाँ पे सिंध के अंदर कोई मॉडल यूसी बता दें, कराची से लेके कश्मीर तक जहां तक इनके एक्सेस है, ये अपने ये मूरों के अंदर, ये लाड़काना के अंदर, ये सखर के अंदर, ये नवाबशाह के अंदर, कहीं भी अपनी मर्जी की किसी जगह पर एक मॉडल यूसी बता दें जहां पर इनके पास हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर एतबार से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से वो आइडियल यूसी हो। तो देखें लोग समझदार हैं कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है, और जाहिर सी बात है जब डिलीवरेंस नहीं होगी तो फिर इसी तरह इलेक्शंस हाईजैक किए जाएंगे। फिर ये होगा कि आखिरी दिन के अंदर फिर इसी तरह पैसे चलेंगे। पोलिंग एजेंट्स के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां, वीडियोज हैं, अगर आप कहें तो मैं शेयर करने के लिए आपसे तैयार हूँ। वीडियोज हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियोज हैं, जिस आरओ को, इन्होंने जिन लोगों को पैसे ऑफर किए, इतनी गड्डियों के साथ इनके पोलिंग एजेंट्स वहां से पकड़े गए और उनसे पूछा गया कि भाई ये पैसे आपको किस काम के लिए दिए गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि इनको फंसाया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मसला ये कि पोलिंग एजेंट इनके अपने थे ना। अगर कोई आउटसाइड एक्टिविटी होती है ना, अगर उस प्रेमिसेस से बाहर होती तो फिर तो डेफिनेटली हम इस चीज को एक बिल्डअप कर सकते थे इस तरह कि किसी ने एक्टिविटी की, हो सकता है किसी जमात की किसी और आदमी ने खड़ा। लेकिन पोलिंग एजेंट तो हर जमात का स्पेसिफिक होता है। वो पोलिंग एजेंट जब इस तरह पैसों के साथ पकड़ा जाए किसी को ऑफर करते हुए, और उस स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो हमारा नहीं हो सकता ना, वो तो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़ा होकर ये बयान दे रहा है, एयरवाई न्यूज पर सारा दिन वो बयान चलता रहा है, डिफरेंट चैनल्स पे वो बयान चलता रहा है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खड़े होकर उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की, रिश्वत करने की कोशिश दी गई। तो आवाम समझदार है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ उनके साथ। ठीक है जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे या मैं दूसरा सवाल? देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मेरे भाई जो कह रहे हैं 8,000 रुपए की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इनके पास ये रिपोर्ट है तो ये तमाम तहकीकाती इदारों को जाकर वो जब सबमिट कराएं कि जहाँ करप्शन हुई है उस पर तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जो बात की है कि जी हमने आरओ को पैसे देने की कोशिश की और पोलिंग एजेंट जो है वो हमारे इस तरह कर रहे थे, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये काबिल मजम्मत बात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी को पैसे देने की कोशिश नहीं की और ना हम करते हैं। ये साबिका दौर इन्हीं लोगों का रहा है, ये इनका वतीरा रहा है कि जब जहां हारते थे तो ये अपनी एक पहले से मोनोपोली कायम करते थे। रातों को पोलिंग एजेंटों के जरिए, अपने लोगों के जरिए आरओ को हाईजैक कर लेते थे। ये तो पुराना इनका काम है और ये कोई नया काम नहीं है, तारीख गवाह है। तो आज ये बात करते हैं पीपुल्स पार्टी के 50 से ज्यादा कारकुन जो है वो जख्मी हुए हैं, वो किसने मारे? आज भी हॉस्पिटलों में मौजूद हैं। उनको बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया गया, उनको फायर से जख्मी किया गया। क्या पीपुल्स पार्टी ने किया? इन लोगों ने किया। तो बात यह है कि इनको अपनी रविश को ठीक करना होगा, इनको पॉलिटिकल ढांचे में आना होगा, ये अस्करियत पसंदी छोड़ना होगी, इनको अवाम की आरा के मुताबिक इनको अपने आप को ढालना होगा। जो ये अवाम की आरा के मुताबिक अपने आप को ढालने से कासिर हैं, आज अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज तरह तरह के इल्जामात। हम तो अवामी लोग हैं, हम तो जमहूरी लोग हैं, आप इल्जाम लगाइए, हम जवाब देंगे, हम भागेंगे नहीं, लेकिन हम बदमाशी नहीं करेंगे, हम लाठी गोली की मामलात नहीं करेंगे, हम इसको कतन पसंद नहीं करते, हम मजम्मत करते हैं इसकी। ये तो सारे काम इन लोगों के हैं जो गिनवा रहे हैं, तो ये ऐसा करते रहे हैं और ये मजीद करेंगे। लेकिन आज क्योंकि अवाम समझ चुकी है। अगर आपने इतना डिलीवर किया होता, आप इतने अच्छे होते, तो आज आवाम आपको क्यों पसंद नहीं करती ना आवाम आपको पसंद। आवाम ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया। वो तो कह रहे नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, धांधली हुई है ना सर। वो तो सुबह से रोना शुरू कर दिया। ये तो देखिए एक तरीका होता है, ये तरीका वारदात है कि जी हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, तो सुबह से ही फिर वो जो है मतलब इन्हें सुबह ही समझ आ गई हमारे साथ कुछ होने वाला है। इनको सुबह से समझ आ जाएगी तो ये रोना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो यूं हो गया, हम तो बहुत शरीफ है, हमने पत्थर नहीं मारा। भाई शहर को पूरा सड़कों को खून से नहला दिया आप लोगों ने। आप कहते हैं कि जी हमने तो कभी पत्थर नहीं मारा। ठीक है जी, ये इसी पे हम लोग अब बड़े डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। अगर मैं इस बात को यहीं खत्म करूंगी तो फिर वो बात आगे नहीं जा पाएगी। ब्रेक से वापस आएंगे, हम यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा और हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट मौजूद है। ब्रेक आ गया तो मुझे फ़ौरन ब्रेक पे जाना पड़ा, पर वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। आप क्या कह रहे थे कि लोग इन्हें जानते हैं और इन्होंने रोड जो है वो खून से नहला दी, क्या थोड़ा सा फिर से एक बार, अगर कुछ लोगों ने अभी हमें देखा है। मैं एक बात आपको बताऊं, तारीख गवाह है और कराची के लोग भूले नहीं हैं। आप 12 मई का वाकया देखें, बहुत से, मैंने आपसे कहा कि पीपुल्स पार्टी के कराची शहर में तकरीबन साबका लोग हैं, मैं क्योंकि उनका नाम चेंज हो चुका है, साबका लोगों ने तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को मारा और भारत पीपुल्स पार्टी ने कभी भी असला नहीं उठाया और हमारे निहत्ते कारकुनों को बर्बरियत के साथ रोडों के ऊपर इन्होंने मारा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आज भी मौजूद है, आज भी पीपुल्स पार्टी के कारकुन गली मोहल्ले में मौजूद हैं। ये तो इनकी पुरानी रविश रही है। आज ठीक है, नाम चेंज हो गया, सानिया बल्दिया टाउन आप देखें मौसूफ के ज़माने में हुआ और बहुत से ऐसे वाक़यात जो हुए हैं, तो आवाम समझ रही है कि आपका नाम बदलने से काम नहीं बदलते, चेहरा तो वही है। ठीक है, आज आपने एक सियासी धारे में आने की कोशिश की है तो आप सियासी बने, अस्करियत पसंदी को ना पसंद करें जनाबे वाला। आप लोग, अवाम है, अवाम आज नहीं कल आपको पसंद करेगी। आप साबित तो करें कि हम आपके हामी हैं, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। आपने, ठीक है, आपने एक अपनी पॉलिटिकल फोर्सेस बनाई है तो कौम आपको वोट देगी, अवाम आपको पसंद करेगी। आप हिम्मत ना हारें, आप शोर ना मचाएं, आप स्ट्रगल करें, अवाम के दरमियान रहें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी अवाम को नहीं छोड़ा, हमने तो अवाम के दरमियान रहकर कुर्बानियाँ दी हैं। हम अवाम के दुख और दर्द में बराबर शरीक हैं। आप, ठीक है, आपके इल्ज़ामात अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन आप हल्फिया ये कौम जानती है। आप बताइए कि जो आपका माजी रहा है उसको तो आप देखिए, आप उसको तो आप समझिए। आज जब अवाम को आज़ादाना राय का फैसला देने का हक मिला है तो आज वो अपना फैसला दे रही है, तो आपको समझना चाहिए। इसका मतलब अवाम जो है, कराची की अवाम कल जबर में थी, एक चुंगल में फंसी हुई थी, आज आज़ाद है। ठीक है, फैसल वाडा को वोट मिला, ठीक है, तो उस वक्त भी हम पहले कह रहे थे कि जनाब ये वोट चोरी हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम मैंडेट नहीं दे रही, ये चोरी कर रहे हैं। और वो एक के बाद दीगरे साबित हो रहा है कि जितने ज़िम्मी इलेक्शन हो रहे हैं ये तहरीक इंसाफ एक के बाद दीगरे हार रही है, शिकस्त खा रही है। तो हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयानिया दुरुस्त होता है कि जी जो हम कह रहे थे कि जी ये वोट चोरी हो रहा है, ये हुकूमत बनाने के अहल लोग नहीं हैं, लेकिन एम्पायर ने उनकी हुकूमत बनवाई। और जिस तरह से भी तमाम सियासी जमातों, मैं उसमें PSP भी, हर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता हूँ कि सबके साथ ज़्यादती की गई और एक पार्टी को जिसको अवाम पसंद नहीं कर रही थी उसको एक मुसल्लत कर दिया। और उसका मुसल्लत करने का नतीजा आज ये निकला कि कौम महंगाई और जिस जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रही है, ये अपनी मिसाल आप है। आप देख सकते हैं कि जी 50 लाख घरों का वादा किया, एक शख्स को एक घर नहीं दिया। कोई एक बताए जिसको उन्होंने घर दिया हो। उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, तकरीबन 70 लाख से जायद लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। किसी एक शोबे में वो इस्लाहात नहीं लेकर अच्छा, उनके साथ तो कुछ हुआ भी ऐसा कि उनके आने के बाद कोरोना भी हो गया। देखिए, कोरोना तो बाद की बात है। हाँ। देखिए, कोई इस्लाहात तो लाइए। हाँ। आप महंगाई का आलम देखें। हाँ। आप आटा, दाल, चीनी, तेल, आप जो अशिया खुर्दनूश है, दवा जिसके बगैर हम और आप जिंदा नहीं रह सकते, 500% महंगी हो गई। तो आप वो असलाहत तो लाएं कि जो अवाम को रिलीफ मिले। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को मोहब्बत तो है मुस्तफा कमाल साहब से कि उन्होंने कराची में काम किया, मतलब ये बात तो मैं करूंगी। पीपल्स पार्टी से थोड़ा लोग दुखी हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया और मुस्तफा कमाल साहब ने अपने टाइम पे काम तो किया। ये बात मुस्तफा कमाल साहब का वीडियो निकालिए, मुस्तफा कमाल साहब क्या फरमा रहे हैं। हाँ।
मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि जनाब मैंने काम किया है जरदारी के दौर में, मोहतरम जरदारी जब सदर पाकिस्तान थे उन्होंने मुझे फंड दिया, किसी ने मुझे फंड नहीं दिया। तो ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, हम इससे कब मना करते हैं? उनकी मेहरबानी, उन्होंने शहर की खिदमत की है, हम तो उनको ये नहीं कहते कि आपने गलत काम किया, आपने अच्छा काम किया। तो अवाम में आप गए ना, अवाम से आपने रुजू किया है, तो अवाम, इसमें किसी का कसूर नहीं है, अवाम आपको वोट दे, आपने काम किया, आपको मौका मिला, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने आपको फंड दिया, ठीक है, आपकी मेहरबानी, आपने इस बात को तस्लीम किया कि जी फंड जो है हमें जरदारी साहब ने दिया, आपका शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। लेकिन आज आपने इलेक्शन में अवाम से रुजू किया है, तो अवाम ने आपको पसंद करना है, किसी जमात ने नहीं। तो अवाम से आपने रुजू किया, अवाम ने आपको पसंद नहीं किया, तो अब आप किसी पर इल्जाम लगाएं तो नामुनासिब बात है। फिर आप अवाम में जाइए, अवाम से फिर रुजू कीजिए। तो मुस्तफ़ा कमाल तो बदली नहीं हुए ना, मुस्तफ़ा कमाल तो वही है। तो भाई अवाम को पता होगा कि हाँ जी ये बेहतर काम करेंगे, दोबारा इनको वोट दीजिए। तो आपने फिर रुजू किया, आपको वोट नहीं मिला, आप फिर जाइए। कह रहे हैं ना कि धांधली हुई है। देखिए ये तो बात बेकार है ना। देखिए सबका यही सवाल है, सबका यही सवाल है, पीटीआई का भी यही सवाल है, सब दोस्तों का सवाल है। तो वो इलेक्शन कमीशन जाइए जनाब वाला, ठीक है ना, कानूनी रास्ता। अच्छा, सुबह से आपने शोर मचाना शुरू कर दिए, कह रहे हैं कि सुबह से अभी तो पता भी नहीं चला, अभी तो सही एंड होता मामला तो फिर हम कहते हैं कि धांधली हुई है या जो भी चीजें सामने नजर आती। आप लोगों ने तो सुबह से ही शोर शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह थी? वो वजह अच्छा देखें, पहले तो 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। इन्होंने एक सेंटेंस इन्होंने बीच में अदा किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की आवाम को नहीं छोड़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं कि पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम को कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने ये जुमला कहा ही सिंध का, हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम सिंध की बात नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की आवाम की जमात है, सुबह सिंध की नहीं है मेरे भाई। मैं आप इसको लोगों के जहन में एक आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आपने जो लफ्ज अदा किया मैंने उसको रिफ्रेश किया खाली। तो अगर पाकिस्तान को भी आप चलें शामिल करते हैं, हम उसको बहुत अदब के साथ रिफ्रेश कर देते हैं कि इसका मतलब पाकिस्तान की आवाम को कहीं का नहीं छोड़ेगी, तो सिंध चुंगल में फंस गया। एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो इन्होंने बार बार लॉ एंड ऑर्डर के जिक्र करे जा रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा माजी में लेकर जाऊं कि इनके अपने वजीर दाखिला ने पीपल्स अमन कमेटी जैसी जमातें यहाँ पर बनाई हैं, और उस वक्त के सिटिंग जो इनके वजीर दाखिला थे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, हम और आप उसके गवाह हैं कि मैंने सिंध में 3 लाख असला लाइसेंस शादी में चलाने के लिए नहीं बांटे, मैंने कत्लो गारतगिरी के लिए वो लाइसेंस बांटे। ये इनका नैरेटिव था। तो ये इस तरह की बात इन पर बार बार ये इसको रिपीट कर, इसलिए इनको जरा माजी याद दिला दूं कि ये इनका नैरेटिव, इस जमात का ये नैरेटिव था। इस वक्त के उनके वजीर दाखिला, उस वक्त के इनके लोग इस चीज पर बिलीव करते थे कि खास स्पेसिफिक जबान बोलने वाले लोग अगर किसी खास इलाके में जाएं तो उनके सरों को काट के वहां पर फुटबॉल खेली जाती थी। वो वीडियोस मौजूद हैं आज भी इंटरनेट पर, हम और आप देखना चाहें तो ये सारी एक्टिविटीज हुई गई। और पीपल्स अमन कमेटी जैसी जमात को तश्कील दिया गया, अपना इन्होंने एक अस्करी विंग प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया और उसको अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। किस तरह इनकी पूरी जमात का उज़ैर बलोच जैसे लोगों के साथ याराना रहा है, किस तरह उनकी दावतों में, उनकी तकरीबात में ये शरीक रहे हैं। और इनके सिटिंग उस वक्त के वजीर, जब ये इनके सीएम थे कायम अली शाह साहब, इनके पूरी पार्टी की टॉप लीडरशिप फरियाल तालपुर से लेकर एवरी कारकुन वाज देयर इन हिज प्रोग्राम। और उसको गजब खुदा का कि उसको इन्होंने एक पीस अवार्ड दिया, अमन का अवार्ड दिया। वो अवार्ड उसने एक इंटरव्यू में दिखाया, मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि ये इनके ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि उसको उन्होंने अमन का अवार्ड दिया उज़ैर बलोच को, और उसके बाद उसी उज़ैर बलोच पर किस तरह क्या उसकी किन एक्टिविटीज में वो निकला। तो खुदा के वास्ते ये इस तरह की बात रियलिटी से हम हट के बात नहीं करें, लोग समझदार हैं, समझते हैं। पीपल्स अमन कमेटी जैसी जमातें, पीपल्स पार्टी ने पैदाइश दी अपनी गोद में, और उसके बाद किस तरह असला यहाँ पर उठाया गया, चलाया गया, 3 लाख असला लाइसेंस इशू किए गए। ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये इनकी बात है। मैं बार बार इनसे इनको ये फिर बता दूं, ये वाजे कर दूं कि जिस शोर को ये हाईलाइट कर रहे हैं ना कि शोर मचाया गया, ये चीजें एलिगेशंस नहीं हैं। दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग विद इन द पोलिंग स्टेशंस, हो रही थी ये चीजें। और हमने इसको हाईलाइट करके इलेक्शन कमीशन को कहा, सारा दिन जितने मीडिया हाउसेस हमने तो नहीं खरीद लिए ना, सारे मीडिया तो वो रिपोर्ट नशर कर रहा है जो ओवरऑल देख रहे हैं। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमने तो नहीं खरीद लिया ना, वहां पे निकल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाकर रेंजर्स को, पुलिस को बयान दे रहा है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। मैंने क्या पाक से जमीन पार्टी ने उनको खरीद लिया। फिर तीसरी बात, ये जो परफॉर्मेंस की हमसे ये इन्होंने जिक्र किया कि अगर मुस्तफ़ा कमाल को, लेट्स से इफ ही सेइंग दिस थिंग कि पैसे दिए गए, पीपल्स पार्टी का दौर था, तो क्या पीपल्स पार्टी का दौर तो उसके बाद 13 साल में रहा ना। मुस्तफ़ा कमाल के करीब की भी कोई एग्जाम्पल इनके पास पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है जिसने डिलीवर किया हो, जिसने, मैं तो अभी भी इससे पहले मैंने इनसे ये कहा, सैयद मुस्तफ़ा कमाल एक वो बाकिरदार शख्स है, वो बाकिरदार लीडर है जिसके हाथ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 300 अरब रुपए शहर में खर्च कराए। 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले शख्स पर आज भी कोई शख्स, हमारा मुखालिफ भी हम
उस शख्स पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, और अगर इल्ज़ाम लगाए तो साबित नहीं कर सकता। ये किरदार है मेरे लीडर का। तो ये इनको समझनी चाहिए बात कि वो शख्स है जिसका माजी भी क्लियर है, जिसका हाल भी क्लियर है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल उसका फैसला करेगा, जो उसने माजी में सारे काम इस शहर की खिदमत की है। और अगर ये डेफिनेटली अगर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं इनको बहुत वाजे कर दूं कि क्यों ऐसा है कि इनकी तो 13 साल से हुकूमत है, हर जगह हर महकमे में इनके लोग हैं, मुख्तलिफ वज़रा हैं इनके पास, सिंध हुकूमत इनके पास पूरी है, वफाक की हुकूमत में 2008 के बाद रह चुके हैं। क्यों नहीं है इनके पास कोई एग्जाम्पल बताने के लिए? अगर है तो ये मुझे अभी बता दें। क्यों नहीं है इनके पास कोई एक ऐसी जगह जहां ये बताएं कि हमने कोई रोल मॉडल ऐसा सेट कर दिया जहां पर हम हेल्थ की बात कर ले, बहुत आइडियल है, सिक्योरिटी जहां पर आइडियल है, जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर आइडियल है, रोडें मौजूद नहीं है इंटीरियर सिंध में। यहां पर कराची को इन्होंने गोट बना दिया, बल्दिया टाउन गोट बना हुआ है, पानी की लाइनें वहां मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, कितनी क्राइसिस में लोग रह रहे हैं। तो हमें और आपको और तमाम लोगों को जो हमें सुन रहे हैं ये सोचना चाहिए कि जिस भी कुर्सी पर हम बैठे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई कुर्सी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये अमानत है। हमारे ऊपर जब इक़्तिदार आए तो इक़्तिदार के साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। हम सब ने मरना है, कब्र में जाना है, रोज़े महशर के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमसे इस हुकूमत के ऊपर, इस इक़्तिदार के ऊपर जवाबदारी होगी। तो क्या अगर ये मेरे भाई दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या पीपल्स पार्टी ने उस कुर्सी का, उस 13 साल इक़्तिदार का क्या हक अदा किया है? क्या जो 8,342 अरब रुपए इस कागजों में की मद में खर्च हो गए, क्या वो लोगों की फलाह बहबूद पर उसी तरह लगे? क्या हेल्थ के ऊपर लगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगे? क्या सोशल सिक्योरिटी पर लगे? किस सिस्टम के ऊपर वो पैसे लगे? तो इस तरह बात हो नहीं सकती, इस तरह बात आगे बढ़ नहीं सकती। इनको चाहिए कि जो इनको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने इनको इक़्तिदार दिया है, जैसे भी दिया है, इक़्तिदार तो है, ये दिस इज द फैक्ट। तो इसको वो जिम्मेदारी से लोगों को डिलीवर करें। लोगों की जिंदगी में बेइंतहा सफरिंग्स हैं। हम आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर फैमिली से हमारा एक अपब्रिंगिंग है। आप यकीन माने जब मैंने 1.5 महीना बल्दिया में गुजारा है पूरी कैंपेन के दौरान, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी हमारे ऊपर बड़ा एहसान रखा कि कल की मैं आपको एक अपडेट बताऊं कि कल इनकी जमात जीतने के बाद और तमाम जमातें जो कंटेस्ट करें, तमाम लोग अपने अपने घरों को बैठ गए। कल भी सैयद मुस्तफ़ा कमाल एंड हिज टीम वॉज सिटिंग इन बल्दिया टाउन। ये मैं कल बता रहा हूँ कि पोस्ट इलेक्शन हमने ये लोगों से वादा किया था कि इस बल्दिया का जो भी रिजल्ट आए हम लोगों के साथ रहेंगे, हम उन लोगों को, बल्दिया के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और कल उसकी खुली एग्जाम्पल हमने दी कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अफ्तार भी वहाँ पर करा, और उसके बाद जितनी एक्टिविटीज़ थी वो बल्दिया में करें, और इंशाल्लाह आगे भी हम बल्दिया को नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं अंदाजा था कि बल्दिया के जब अंदर हम जाके बैठे, वो एक मिसाल है ना कि समंदर में उतर के उसकी गहराई का पता चलता है। आप यकीन माने हमें नहीं था अंदाजा कि बल्दिया की इतनी ज़्यादा सफरिंग है। बहुत सारे इलाके वहाँ ऐसे हैं जहाँ पूरे साल में सिर्फ 6 घंटे पानी आता है, पूरे साल में 6 घंटे पानी आता है। आप तसव्वुर करें कि वहाँ, और जब हम वहाँ बैठे तो जाहिर सी बात है वहीं नमाजें भी पढ़ रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे। तो वहाँ की मसाजिद में जो पानी आ रहा है, जो नलकों में पानी आ रहा है, हम आप उस पानी को अगर सिर्फ मुंह पर लगाएं, आपका मुंह जल जाए, उतना वो खारा पानी वो बेचारे वहाँ रह रहे हैं कि आंखों पे लगे, मुंह पे लगे तो जल जाए। तो देखें जो लोग अवामी लोग हैं, जो अवाम में जाकर बैठ रहे हैं, आप यकीन माने उनकी बहुत सफरिंग्स है, बहुत पछता है। और हमने उन लोगों से 2 वादे किए। एक वादा तो ये क्या कि अगर अल्लाह ताला ने हमें खिदमत का मौका दिया तो इंशाल्लाह बल्दिया की किस्मत बदलेंगे। दूसरा वादा हमने उनसे ये करा कि खाकम बदैन कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट हो गया और हम उस जगह को हमें उस जगह का मैंडेट नहीं मिला, तो हम उन लोगों से ये वादा करके बैठे कि हम जो लोग भी इक़्तिदार लेंगे उनसे काम लेकर दिखाएंगे आपको, और इंशाल्लाह हम काम लेकर दिखाएंगे पीपल्स पार्टी से इस हल्के में इंशाल्लाह। हाँ, तो पीपल्स पार्टी खुद से काम करेगी या काम लेंगे? ये कह रहे हैं कि हम लेंगे काम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई की एक बात बता दूं, उज़ैर बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इन तमाम क्रिमिनल्स की सर की कीमत मुकर्रर की। ऑपरेशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अच्छा। और इन्हीं क्रिमिनल्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन को भी इन्होंने शहीद किया। देखिए, हम इसको मजम्मत करते हैं। उज़ैर बलोच ना कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा है और ना है, और ना है। ठीक है, इलेक्शन के दौरान देखिए मैं आपसे बताऊं, जब इलेक्शन मुहिम होती है तो उसमें तो हर किसी के यहाँ लोग जाते हैं, सिटिंग सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसकी। लेकिन ये है कि वो कहते थे मेरा बच्चा उज़ैर बलोच। नहीं, ऐसी कोई बात प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है। बच्चा ऐसी कोई बात नहीं, किसी क्रिमिनल्स को ना बच्चा कहा। अगर ऐसा होता तो उनके सरों की कीमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। जब काम आपने कहा खोपड़ी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा जी खोपड़ियों से खेले गए, देखिए वो गैंगवारों की अपनी लड़ाई थी, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं था। वो गैंगवारों की अपनी एक लड़ाई थी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी भूल गए, फिर इसका ये मतलब पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तश्कील दिया तमाम जमातों के कंसेंसस के साथ, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ये एक्टिविटीज़ हुई उस पर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया।
तो ऐसी बात नहीं है, हमने हमेशा क्रिमिनलों की सरकूबी की है और ये काबिल मजम्मत बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी को जोड़ना, किसी भी क्रिमिनल को, और हम आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी क्रिमिनल का कोई वास्ता नहीं है, ना ही किसी लैंड ग्रेबर्स का और ना क्रिमिनल का। हाँ, अगर कोई शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में कुछ कर रहा है तो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, वो उस पर कार्रवाई करें और उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरपरस्ती नहीं करेगी। तीसरी बात, मेरे भाई ने कहा 8 अरब कुछ रुपए के खर्ची की। देखिए, अगर उसमें कहीं आपको बेकायदगी नज़र आती है, आप समझते हैं कि भाई ये करप्शन हुई है, तो देखिए इदारे मौजूद हैं, आपकी जमात, आपके लोग वहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। करप्शन कोई भी करे वो अच्छा अमल नहीं है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब करप्शन होगी तो रियासत को नुकसान होगा। तो रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियासत हमारी माँ है और इसी रियासत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने कुर्बानी दी है, सैकड़ों कारकुनों ने कुर्बानी दी है। तो मैं नहीं समझता कि करप्शन होनी चाहिए। अगर कहीं हुई है तो आपसे गुजारिश है कि आप इदारों को लिख कर दें और वहाँ पॉइंट आउट करें, उन पर तहकीकात होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, साथ साथ जाते जाते कुछ मिनट बाकी हैं तो हम ज़रा कोरोना और इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे रमज़ान का महीना और लॉकडाउन का सुन रहे हैं कि शायद हो जाए। अच्छा, ये बड़ी ख़बरें, एक तो इतनी ज़्यादा ख़बरें कि समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है। अचानक से हो जाता है कि आप 6 बजे सब। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसे नेगेटिव नहीं लेके जाऊंगी। देखिए, कोरोना वाकई बहुत ज़्यादा फैल रहा है और कराची खैर बहुत ज़्यादा शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह के बचा हुआ है काफ़ी हद तक। पर अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, अब जिस तरह से हम लोगों को हफ्ते में 2 दिन जो है वो लॉकडाउन होता है, 6 बजे सब मार्केटें बंद हो जाती हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले भी सिंध हुकूमत ने अच्छे इकदाम उठाए तो कराची जो है काफ़ी हद तक बचा रहा है। इंशाल्लाह अभी भी ऐसा ही हो। अच्छा, ये बताएं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला कि बिल्कुल ही लॉकडाउन, सब कुछ बिल्कुल बंद, कुछ इस तरह के इकदाम होने की तरफ जा रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, अभी तक तो तमाम लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारी आवाम जो है ना, वो उनसे हम फिर अपील करेंगे कि वो कोऑपरेट करें। बिल्कुल आवाम कोऑपरेट नहीं कर रही, जिसमें मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहूँगा, वो भी बड़े परेशान है, हर बंदा परेशान है, क्योंकि आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह के 3 सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, तो हुकूमत सिंध जो है वो अपना एक जायज़ा ले रही है। अगर ये कंट्रोल ना हुआ और आवाम ने ना माने तो हम बिल्कुल सील कर देंगे। हम बिल्कुल इस पे पहले भी हमने कभी वफाक से इस पे इजाज़त नहीं ली और ना इस बार लेंगे, क्योंकि आवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो सूरत हाल हो रही है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आवाम को कह रहे हैं कि भाई आप 6 बजे तक बहुत टाइम होता है, सुबह 8 से 6 बहुत टाइम होता है, तो आप उसमें जो भी तैयारी करें उसमें ना करें। लेकिन रात में भी वो जो है बहुत ज़्यादा ही आवाम को समझ नहीं आ रही, फिर वो एक टोलियों की शक्ल में लोग बैठ रहे हैं, उनको काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं समझ रहे। तो देखें 21 तारीख तक, 21 रमज़ान तक कोशिश हो रही है कि ये बेहतर हो। रोडों पे फ़ौज भी पेट्रोलिंग कर रही है, रेंजर्स भी कर रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि भाई आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन अफसोस अगर आवाम ना मानी तो फिर ये एकदम उठाना पड़ेगा। आवाम मान भी नहीं रही, आवाम बिल्कुल बहुत कम लोगों को। मैं खुद जब ऑफिस या चैनल आ रही हूँ या बाहर किसी काम से मुझे ज़रूरी जाना होता है तो मैं जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मास्क तो किसी के पास होता ही नहीं है और बहुत कम लोग हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करें। पर अब हमारे शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल आखिरी मिनट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। और जी नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, पर साथ साथ आपको एक बात बताती चलूँ कि कोरोना, लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। अभी लॉकडाउन लगेगा क्या होगा, हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, हमारी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम मास्क लगा के जाएं, हम बहुत सारी भीड़ में ना जाएं। अगर हमें ज़रूरी बाहर जाना है तो हम तब जाएं, वरना ज़रूरी नहीं है तो हम घर पे रहें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी फैमिली के लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों को अगर हम लोग समझेंगे तो मेरे ख्याल से आगे हमारा वक्त भी अच्छा गुजरेगा और हम प्रॉपर एक जो लॉकडाउन है उससे बच जाएंगे और इस बीमारी से भी हम बचे रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे शो का टाइम हो गया है ख़त्म, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।